हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो कि टीआरई का है। टीआरई के कितने पेपर अभी तक हो चुके हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है। टोटल 5 पेपर आपको टीआरई के देखने को मिलेंगे। टीआरई 1 में एक पेपर, टीआरई 2 में 2 पेपर और टीआरई 3 में 2 पेपर, यानी टोटल 5 पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं टीआरई फर्स्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर का मैं भी सॉल्व करवाऊंगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन तक हम लोग जा सकते हैं। तो इसका जो पेपर था उसी पेपर से कटिंग करके मैंने लगाया है। और पेपर जो है ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का लिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। जिनके पास एंड्रॉयड है वो तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जिनके पास iOS है यानी कि आपके पास एप्पल का फोन है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक है, वहां से भी सेम चीज जो ऐप में चीजें हैं वो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो उस लिंक से जाके भी आप चीजें कर सकते हैं। तो वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा पीडीएफ? क्वेश्चन का पीडीएफ, और उसके आंसर ऑफिशियल जो आंसर की रिलीज हुआ था वो भी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, तो वो चीज ले लीजिएगा। अब ये नहीं कि कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन दे दीजिए क्वेश्चन, अरे भाई सब कुछ ऐप पे पड़ा हुआ है। और बहुत लोगों का हम क्वेश्चन वो देखें कमेंट कि जब हम बोल दिए हैं कि मिल जाएगा उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे क्यों नहीं। अरे ऐप पे पड़ा हुआ है तो क्यों फालतू 10 जगह अपलोड करना चीजें। आप स्टूडेंट हैं, आपको भी तो समझना चाहिए ना कि जब एक बार बता दिया गया कि ऐप से ले लीजिए तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, उससे पहले बैच से रिलेटेड भी थोड़ी सी कुछ डाउट है, वो पहले एक बार बता दूं। बैच का प्राइस अभी 349 चल रहा है, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस होगा कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस मतलब 80 नंबर का। अब जीके जीएस इसमें मत समझ लीजिएगा, जीके जीएस का हम इसमें इंक्लूड नहीं किए। बाद में टाइम मेरे पास रहेगा तो हम करवा दें, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ 80 नंबर का आपका ठेका ले रहे हैं। ठेका मतलब कि आपका पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगा। प्राइस 349 कब तक? 10 तारीख के रात के 12 बजे तक, क्योंकि 10 तारीख को पहला वीडियो अपलोड हो जाएगा इस बैच का। उसके बाद प्राइस 499 रहेगा। अब बात एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैंग्वेज को लेकर कि किस लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई होगी। देखिए बोलते तो हम हिंदी में ही हैं, हिंदी में ही ऑब्वियसली पढ़ाई होगी, लेकिन हुआ क्या कि स्टेट में पीजीडीसीए वाले भी आए और हमसे पढ़े, और बहुत लोग क्या मैक्सिमम लोग पास भी करेंगे पीजीडीसीए वाले, तो इंग्लिश का थोड़ा सा दिक्कत है वहां पे। तो बैच बोलने में तो हिंदी रहेगा। ठीक है, अब जो हम पीडीएफ आपको देंगे या नोट्स देंगे वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब कहिएगा एकदम शुद्ध शुद्ध हिंदी में, तो देखिए कंप्यूटर साइंस शुद्ध शुद्ध हिंदी में तो होता ही नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जितना चीजें आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करें, जिससे कि दोनों जो शुरू से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, बीटेक कर रखा है, एमसीए कर रखा है, वो इंग्लिश पढ़े हैं, इंग्लिश में ही पूरा कोर्स होता है, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश उनका मिल जाए। जो लोग पीजीडीसीए करके आए हैं उनको हिंदी वाला चीज चाहिए तो उनको हिंदी में भी मिल जाएगा, तो चीजें मिल जाएगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना, मेरी जिम्मेदारी 80 नंबर में आपको मैक्स टू मैक्स नंबर लाने की, दिलवाने की। ठीक है ना, तो ये कहानी है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। अब इसलिए मैंने दोनों कट कर दिया था। जो पीडीएफ है अपना ऑफिशियल उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन है, तो हम दोनों रख दिए कि आप लोग परेशान ना हो कि हिंदी में लिख दिया इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश वाला कहेगा कि भैया हिंदी रख दिया इंग्लिश नहीं रखा, हिंदी वाला कहेगा कि हिंदी इंग्लिश रख दिया हिंदी नहीं रखा, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम दोनों रख दिए हैं। ठीक है, अब जिसको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करता है। मतलब कंप्यूटर में कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के साथ बातचीत, कंप्यूटर से आप इंटरेक्शन कब से, कम्युनिकेशन कब से स्टार्ट हुआ। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग, 3 ऑप्शन है। इसके बाद तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए रहता है। 5 ऑप्शन रहता है टीआरई में, आपको पता होना चाहिए। तो अब तीनों ऑप्शन को देखते हैं। कहा कि कंप्यूटर में सबसे पहली बार जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ वो कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्या वो यूजर इन्वायरमेंट ऑप्शन आपका सही है? यूजर एनवायरनमेंट से स्टार्ट पर नहीं, यूजर एनवायरनमेंट नाम का कोई भी सिस्टम नहीं था, ये एक जनरल टर्म है यूजर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन 2 बचे,
बैच और टाइम शेयरिंग। बैच इन्वायरमेंट जो कंप्यूटर था उसमें क्या सिस्टम था कि यूजर जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से बात नहीं करता था, वो क्या करता था एक बैच में, नाम से ही बैच पता है, तो बैच का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप में जॉब यानी काम को कंप्यूटर को देता था, डायरेक्टली चीजें नहीं हो रही थी, एक ग्रुप में चीजें वहां पे भेजी जाती थी काम के लिए, तो ये वाला भी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तीसरा रहा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग पहला था कंप्यूटर जहां पे जो यूजर होता था वो, उसमें क्या था कि मल्टीपल लोग एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे थे। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये मत समझिएगा यूजर में बात हो रहा, नहीं, बात अभी तो हम लोग बहुत हाई लेवल कंप्यूटर पे पहुंच गए। जब स्टार्टिंग था कंप्यूटर का तो कंप्यूटर से बात करना भी एक अलग प्रक्रिया हो जाता था। तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग कंप्यूटर में जो था ये बिगिनिंग था, मतलब स्टार्टिंग था, इसी से कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, मतलब कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर को कोई कमांड दे सकते थे, है ना, कम्युनिकेट कर सकते थे उससे। ये कब स्टार्ट हुआ, 1960 में आपका ये चीज स्टार्ट हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। चलिए अब है दूसरा क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड। अब सबसे पहले तो स्ट्रक्चर कोड जानते हैं कि भाई कोड क्या क्या तरीके के हो सकते हैं। देखिए एक होता है अनस्ट्रक्चर कोड जो सबसे पहले चलता था। अब इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि कोई भी चीज स्ट्रक्चर वे में नहीं लिखा हुआ था, कि मतलब कि जो मन जहां पे वो वाला सीन। ये मोस्टली कौन यूज करते थे, वो करते थे साइंटिस्ट जो होते थे, साइंटिफिक टाइप के, मतलब नॉर्मल गो टू चीज कर लिया, उस तरीके से चीजें होती थी। वो किस किस लैंग्वेज में होता था, फोर्ट्रैन और बेसिक, ये दोनों जो एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर कोड का एग्जांपल है, इसमें एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, ठीक है। इसके बाद आया स्ट्रक्चर कोड, मतलब स्टार्टिंग कहां से हुआ, फोर्ट्रैन बेसिक से, कोडिंग यहां से स्टार्ट हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड था सब कुछ, फैला फैला था। उसके बाद आया हमारा स्ट्रक्चर कोड, ठीक है, जिसमें कि एक सिस्टमेटिक तरीका आया कि इफ एल्स कंडीशन, ये सब जो कहानी चला वो यहां से चला आपका। इसके बाद फिर क्या आया, इसके बाद आया अपना मॉड्यूलर, अलग अलग टाइप के हैं, मल्टीपल, कहीं पे आपको 4 दिखेंगे 3 दिखेंगे, हम जब हम पूरा क्लास में बताएंगे, अभी जो बैच अपना आया है उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से निकले नहीं, आंखों के सामने आए तो जितना ऑप्शन हो सब एकदम फिल्टर हो जाए कि हाँ भैया ये चीज है। तो अब देखिए फिर आया मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का एग्जांपल कि मॉड्यूल बेस्ड चीजों पे काम कर सकता है, तो कौन करता है, सी लैंग्वेज हो जाता है अपना। फिर आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस, कि ऑब्जेक्ट पे फोकस रहता था। तो ऐसे चीजें आगे बढ़ी। तो यहाँ पे हमें बोला है स्ट्रक्चर कोड, तो स्ट्रक्चर कोड में आपका जो है वो पास्कल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्ट्रैन और बेसिक तो अनस्ट्रक्चर में आते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है 43 नंबर, विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर किस भाषा का उपयोग करता है, मतलब कि आप कोई भी ब्राउजर चला रहे हैं तो नेट से, इंटरनेट से जब डेटा लाके आपको दिखाता है तो वो कौन से भाषा का इस्तेमाल करता है। जैसे ही ब्राउजर की बात आई, वेब पेज की बात आई, इंटरनेट की बात आई, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके सामने जो चीज आता है वो आता है कहां से, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है ना। ऑप्शन क्या है अपने पास, मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है, 0 1 बाइनरी वाला जो नंबर, क्या ये चीज हमको दिखता है, नहीं भैया, हमको तो बहुत एकदम तड़कता भड़कता चीज दिखता है, तो ये आपका खत्म हो गया। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज होता है हार्डवेयर को समझने के लिए, ये ब्राउजर के लिए नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल। फिर आया C++, क्या C++ से ब्राउजर में चीजें हम देख पाते हैं, नहीं, ब्राउजर को बनने में C++ का योगदान है, बहुत सारे ब्राउजर C++ से बने हुए हैं, तो ये वो चीज नहीं हो गया। हमको तो HTML अगर ऑप्शन रहता तो मार देते हैं, लेकिन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं 44 नंबर पे, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के लिए कौन सा लाइन सही है इसको बताइए।
अब आप लोग देखिए यहाँ ऑप्शन भी इंग्लिश में है, अब इसको कौन आपको हिंदी में समझाएगा? इतना तो इंग्लिश आपको आना चाहिए कि आप ऑप्शन समझ लें, क्योंकि ये देखिए हम दोनों चीज ऑफिशियल क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, ऑप्शन दोनों का इंग्लिश में है, क्या कीजिएगा? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझनी पड़ेगी। कंप्यूटर है भाई, हिंदी और वो जीके जीएस नहीं है कि हिंदी में समझ जाइएगा, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, यहाँ पे इंग्लिश का ही बोलबाला रहेगा, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि कंपाइलर के लिए कौन सा लाइन सही है। सबसे पहला, द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर का काम क्या होता है? ठीक है, कंपाइलर का काम क्या होता है? प्रोग्राम को लेता है, कंपाइल करता है और ऑब्जेक्ट कोड में बना देता है, ठीक है, ये काम होता है। तो इसके लिए इनपुट का काम कौन सा करेगा? इनपुट का काम सोर्स, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो इसका इनपुट हो गया, बिल्कुल सही जवाब, बात बोल रहा है ये। इसके बाद ये क्या करता है? इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। यही तो अभी हम बताएं कि ये कोड लेता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको लेता है और कंपाइल करके उसको ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। बस ये लाइन भी सही हो गया भाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट कोड बनाता है तो मतलब द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा पढ़ना भूल गए, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला बी में कि ये जो ट्रांसलेट करता है ना, वो पूरे सोर्स कोड को एक साथ करता है, ऐसे नहीं कि लाइन बाय लाइन करता है, नहीं, ये पूरा सोर्स कोड एक साथ लेता है और उसको पूरा को कंपाइल करता है ऑब्जेक्ट कोड में, होल, एक साथ। तो क्या ये कंपाइलर का नियम है? कंपाइलर ऐसा करता है? बिल्कुल, कंपाइलर कभी भी लाइन बाय लाइन प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? डायरेक्टली पूरा जो होल प्रोग्राम है उसको ये कंपाइल करता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर आपने प्रोग्राम के लास्ट लाइन में भी गलती किया ना तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को चेक करता है। यही दूसरे लैंग्वेज में होता है जहां पे लाइन बाय लाइन चीजें होती है, जैसे आप पाइथन की बात करें तो वहां क्या होता है? लाइन बाय लाइन। अगर आपका लास्ट लाइन में दिक्कत है ना, ऊपर वाला लाइन अगर काम होने वाला है, प्रिंट होने वाला है, और लास्ट वाला प्रिंट में आपका दिक्कत है, तो ऊपर वाला आपको प्रिंट करवा देगा, ठीक है ना। नीचे वाले में जब आएगा वहां पे दिक्कत करेगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कहीं पर भी गलती हो जाए तो आपको ये एरर दे देगा। तो मतलब ये पूरे कोड को एक साथ करता है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर बोला कि द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, ये भी सही है, ऑब्जेक्ट कोड ही तो देता है, मतलब हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है, ठीक है। फिर आता है 45 नंबर, और ये जितना चीज हम बता रहे हैं आपको, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से एकदम मतलब बउआ की तरह आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जुड़ जाइए बैच से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसके बाद फिर 499 हो जाएगा, फिर आप लोग कहिएगा बैच प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। जिनको कॉन्फिडेंस है खुद पे, हम इतना पढ़ा दिए हैं आपको स्टेट में कि आप लोग पास कर जाइएगा, कॉन्फिडेंस है, एग्जाम दे के आए हैं तो बैच ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए पांचवा यानी 45 नंबर का है कि डैश is used to shift process so they are contiguous and all free memory is in one block। बोला कि डैश का उपयोग जो है वो प्रोसेस को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि सभी एक साथ हो सके और जो मेमोरी कहीं कहीं बचा हुआ था वो एक ब्लॉक में आके सेट हो जाए। ऐसा इसमें क्वेश्चन में पूछा। ये कहाँ का भाई? ये है अपना ओएस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए सारे ऑप्शन जो है आपको इंग्लिश में ही दिखेंगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब, फ्रेगमेंटेशन साइड करके चीजों को एक साथ जमा नहीं करता। फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है कि मेमोरी जो है ना, जब मेमोरी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि ऐसा चीज जो कि मेमोरी को एक साथ जमा कर रहा है। यहाँ जमा करने की बात नहीं है फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन में आपका मेमोरी टुकड़ों में बट रहा है, तो ये चीज गलत हो गया आपका। फिर है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये चीज तो अब फ्रेगमेंटेशन में अलग अलग हो रहा है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जुड़ेगा थोड़ी। ये भी तो फ्रेगमेंटेशन वही वर्ड है, तो वर्ड से वर्ड मैच कर लीजिए। यहाँ पर भी चीजें बिखराव हो रही है, ठीक है। अब रहा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन एक ऐसा नियम है, एक ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है कि जैसे अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ मेमोरी बचा, ठीक है, और वो मेमोरी अनयूज्ड है,
यूज नहीं कर पा रहे हम लोग, तो क्या करता है कॉम्पैक्शन, जितने भी प्रोसेस है ना सबको एक साइड कर देता है और उससे जो जितने भी मेमोरी थे वो दूसरे साइड आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, एक बड़ा मेमोरी बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉम्पैक्शन। यही चीज बोला कि सारी चीजों को एक, सारे प्रोसेस को एक साथ कर दिया, जिससे कि जो फ्री मेमोरी है वो एक ब्लॉक में एक जगह इकट्ठा हो गया। ये अपना हो जाता है कॉम्पैक्शन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जब होता है तो इसको सॉल्व कॉम्पैक्शन से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिखराव हो गया, मतलब फैल गया मेमोरी, आपका अनयूज मेमोरी है, इस सब को एक साथ जमा करते हैं हम लोग कॉम्पैक्शन से, तो हमारा आंसर कॉम्पैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन है अपने पास 46 नंबर। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो किस तरीके का होता है वेरिएबल, उसके क्या रूल है, क्या ये जो ऑप्शन है इसमें से कोई ऐसा वेरिएबल है जो उस रूल को फॉलो नहीं करता। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, जो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी बात ये कर रहा है। तो सबसे पहले जो रूल है वो जान लीजिए। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जैसे हम लोग कहते हैं ना, माना कि x, ठीक है, x बराबर समथिंग कुछ दे देते हैं और इसका वैल्यू हम लोग बार बार चेंज करते रहते हैं, तो ये हो जाता है एक तरीके से वेरिएबल। वैसे ही कंप्यूटर में हम किसी चीज को वेरिएबल बनाते हैं और उस पर का वैल्यू प्रोग्राम के अनुसार उसको चेंज करते रहते हैं, उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन करते रहते हैं, वैसे वेरिएबल होता है। ठीक है, तो उस चीज को जो हम लोग क्रिएट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, उसका एक रूल है बनाने का। क्या रूल है, जब भी आप वेरिएबल बनाइएगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक का कोई लेटर हो सकता है, या स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक का कोई लेटर हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो अंडर स्कोर हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही अलाउ है। आप एट द रेट नहीं यूज कर सकते, आप कोई संख्या जो एबीसी मतलब 1 2 3 4 है ये यूज नहीं कर सकते। ऐसा अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए, फर्स्ट लेटर की बात हो रही है, वेरिएबल बना रहे उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसकी बात हो रही है, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें फर्स्ट कैरेक्टर सबका बस नोट कर लीजिए, क्या है, स्मॉल एम। क्या इस रूल में स्मॉल एम आता है? बिल्कुल आता है, यहां से उठा के स्मॉल एम, तो ये आपका सही है। क्या हमने कहीं पर आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या भी हम ले सकते हैं? बीच में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट जो लेटर है उसमें ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। यहां देखिए 1 आ रहा है, तो ये गलत हो गया हमारा। यही तो पूछा है कि नॉट अ वैलिड, वैलिड नहीं है ये। इसके बाद तीसरा भी देखते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं हमारे। क्या है फर्स्ट? अंडर स्कोर। मैंने बोला कि स्पेशल कैरेक्टर में अंडर स्कोर ही एक ऐसा है जिसको क्या फर्स्ट कैरेक्टर बना सकते हैं किसी वेरिएबल का, तो ये चीज आपका वैलिड है। मतलब बी नंबर आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैलिड वेरिएबल नहीं है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर, सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी होल्ड प्रोग्राम एंड डेटा करंटली इन यूज। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। बोला कि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक तरीके परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, वहीं जो मेन मेमोरी होता है वो क्या करता है कि करंट डेटा को यूज करता है, मतलब स्टोर करता है। ये जो मेमोरी का जो आपस में तालमेल है, ये किस संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के, किस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का संगठन है, फिजिकल है, लॉजिकल है, स्ट्रक्चरल है। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए, मेन मेमोरी कौन सा होता है भाई? मेन मेमोरी होता है रैम। ठीक है, जो कि टेम्पोररी स्टोर करता है डेटा को, जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं उसका डेटा टेम्पोररी स्टोर करता है। ठीक है, आपका सेकेंडरी मेमोरी कौन सा हो गया? सेकेंडरी मेमोरी हो गया आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, ये क्या करता है, परमानेंट डेटा को स्टोर रखता है, ये परमानेंट डेटा स्टोर रहता है और थोड़ा स्लो होता है। ये चीजें आप समझ गए, रैम जो है फास्ट होता है। अब ये जो है परमानेंट, टेम्पोररी, हार्ड डिस्क, रैम का जो कॉम्बिनेशन है पूरा, ये किस चीज में आता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, या लॉजिकल है? देखिए इसको फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सारा चीज फिजिकली आपके हार्डवेयर सिस्टम में है।
लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल होता है कि जो चीज आपको फिजिकली ना दिखे, है ना, लेकिन आपको हार्डवेयर में आपको हार्ड डिस्क भी दिखता है और रैम भी दिखता है। नॉर्मल सा देसी भाषा में समझिए, क्या दिखता है? रैम भी दिखता है, हार्ड डिस्क भी दिखता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर वो होता है कि फोल्डर स्ट्रक्चर, क्या आप मतलब फिजिकली उसको चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप कोई फोल्डर बनाते हैं, देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन मेमोरी आप देख सकते हैं कि ये मेरा रैम है पीसी में और ये मेरा हार्ड डिस्क है। तो ये फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्ट्रक्चरल भी नहीं है, क्या है? फिजिकल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, इफ अ सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय सी प्लस प्लस। अब देखिए गौर से, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से ही एंड होता है। एक स्टेटमेंट लिखे आप, उसको सेमीकोलन से ही एंड करना पड़ेगा, रूल है ये। ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं कि क्या क्या बोल रहा है। एकदम सेमीकोलन आपको डालना मस्ट है। अगर आप सेमीकोलन भूल जाते हैं तो किस तरीके का आपको एरर देगा? क्या सेमीकोलन मिसिंग देगा? ऐसा डिस्प्ले नहीं होता है, एरर का कुछ फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, तो यहां जब चीजें आपको एरर दिखेगी तो वो सेमीकोलन मिसिंग मतलब कि देसी लैंग्वेज में आपको लिख के नहीं देगा। स्टेटमेंट मिसिंग ये नहीं है, ये क्या है? सिंटेक्स एरर है। आप प्रोग्राम सही लिख रहे हैं लेकिन एक चीज आपने छोड़ दिया, सिंटेक्स बंद करना भूल गए, तो ये सिंटेक्स का एरर है। ठीक है ना, ये सिंटेक्स का रूल है कि हर जो स्टेटमेंट है वो आपका सेमीकोलन से एंड होना चाहिए। आपने वो चीज को ब्रेक कर दिया, उस रूल को ब्रेक कर दिया, तो वो सिंटेक्स एरर हो गया। ठीक है, क्या आपको कहीं पर भी सिंटेक्स दिख रहा है एरर? सेमीकोलन मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग नहीं है भैया। एरर इन स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में ही एरर है, लेकिन जो आपको कंपाइलर एरर देगा वो देगा सिंटेक्स एरर के नाम से। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर अगर सिंटेक्स एरर रहता तो वो चीज सही हो जाता, लेकिन वो नहीं है तो हम नन ऑफ द एबव मारेंगे। कुछ लोग इसको सी भी, एरर इन स्टेटमेंट, मार दिए थे। ठीक है, पिछली बार इस पे भी घिपचिप हुआ था। फर्स्ट जो आपको आंसर की दिया गया था उसमें एरर इन स्टेटमेंट था, लेकिन फिर लोगों ने क्लेम किया कि भाई एग्जैक्ट वर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं आप, तो फिर उसको करके नन ऑफ द एबव किया गया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, सिंटेक्स एरर होना चाहिए था इसका। 49 नंबर, कि a set of library that provide programmatically access to some kind of graphic 2D function। ठीक है, ग्राफिक 2D फंक्शन एक सेट ऑफ लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी का सेट है। कौन सा? किताब वाला लाइब्रेरी नहीं, प्रोग्राम जो आप बनाते हैं ना कोई भी लैंग्वेज का, तो उसका एक सेट ऑफ लाइब्रेरी होता है, उससे आप चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी सी प्लस प्लस का जो पढ़ाई करेंगे हम लोग तो उसमें बताएंगे कि कैसे लाइब्रेरी को यूज किया जाता है। तो जब प्रोग्राम लिखते हैं तो जो चीज़ हमको चाहिए होता है, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं जो बुक चाहिए होता है तो लाइब्रेरी से लेते हैं ना बुक, वैसे ही प्रोग्राम में जो चीज़ हमको चाहिए होता है हम लाइब्रेरी से उठाते हैं। तो जब हमको 2D ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए तो हम कौन सा प्रोग्राम कौन सा पैकेज यूज करेंगे? ठीक है, लाइब्रेरी से कौन सा पैकेज उठाएंगे? क्या वो ग्राफिक पैकेज होगा, क्या फॉर्मेटिंग पैकेज होगा, या एनिमेशन पैकेज होगा? अब देखिए, ग्राफिक पैकेज का मतलब हो गया जैसे लाइन। ठीक है ना, ग्राफिकल चीज क्या होता है? लाइन, सर्किल, इस टाइप से जो चीजें हो गई ये ग्राफिकल चीज है। फॉर्मेटिंग कि टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग होता है वो फॉर्मेटिंग में आता है। एनिमेशन, एनिमेशन मतलब कि हो गया कि चलता फिरता वाला चीज, है ना, वो चीज आपका एनिमेशन पैकेज में हो जाएगा। यहाँ क्या बोला कि 2D ग्राफिक्स वाला चीज चाहिए हमको, तो हम सिंपल सी 2D ग्राफिक्स मतलब लाइन चाहिए होगा, रेक्टेंगल चाहिए होगा, गोला चाहिए मतलब कि सर्किल चाहिए होगा, ये कहाँ रहेगा? ग्राफिक पैकेज में रहेगा ये। ठीक है, तो हम ग्राफिक पैकेज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की ई यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, अल्ट F9, अल्ट F5 और कंट्रोल F9। अब देखिए, अल्ट F9 का जो यूज होता है ये होता है प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ये हम बात कर रहे हैं टर्बो C++ की, या टर्बो C मान लीजिए, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको इंस्टॉल करके आप C प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। आज तो बहुत सारे हो गए, विजुअल कोड हो गया, देव C++ है, वो सारी चीज़ आप कर देव C से कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में थे, 2012-13 की बात कर रहे हैं,
उस टाइम सिर्फ टर्बो सी से हम लोग यूज करते, ब्लैक स्क्रीन होता था, ब्लू कलर और ब्लैक स्क्रीन ऐसे दिखता, ब्लैक स्क्रीन पे आपका आउटपुट आता था, ब्लू कलर का वो डब्बा होता था। उसमें क्या था कि अल्ट F9 अगर आप दबाते थे प्रोग्राम लिख के तो वो कंपाइल कर देता था, ठीक है। अल्ट F5 दबाते थे तो आउटपुट शो कर देता था। आउटपुट कहाँ शो करता है, एक ब्लैक स्क्रीन का कंसोल टाइप का आता है, वहां शो करता है, ठीक है। और यहां पे बोला क्या हमको कि कंपाइल और रन दोनों होना चाहिए। तो कंट्रोल F9 जो है ये क्या करता है, जब ये आप दबाएंगे तो आपको रन कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है। ये रन करने के लिए अल्ट F9 कंपाइल के लिए और ये आउटपुट के लिए। अब दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बोला कि रन कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम, मतलब कि दोनों चीज होना चाहिए। अब कहिएगा दोनों तो किसी में है ही नहीं, है। जब भी प्रोग्राम रन होगा तो उससे पहले कंपाइल कंपलसरी है, बिना कंपाइल के रन हो ही नहीं सकता। तो F9 क्या करता है, रन डायरेक्टली रन करने जाता है तो पहले कंपाइल करता है फिर रन करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कंट्रोल F9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन तो हम देखिए बहुत सारे ले रखे हैं, मतलब सारा क्वेश्चन इसमें 80 का 80 क्वेश्चन डाल रखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो देख 10 ही क्वेश्चन आज करवाते हैं। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जो हम अभी जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं स्लो मोशन में, क्या ये सही आप लोगों को लग रहा है, क्या ऐसा ही प्रोसेस चलने दें, या कि आपको जो हम पहले स्टेट में किए हैं कि एक PDF लेके आते थे उस पर चीजें फटाफट करवाते थे वो करवाएं। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कौन सा फॉर्मेटिंग आपको ज्यादा सही लग रहा है। और जब हम क्लास लेंगे तो उसमें अभी तो सिर्फ क्वेश्चन पे ही चीजें बता रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि एक स्लाइड में क्वेश्चन रहेगा, दूसरे स्लाइड में हम इसका पूरा थ्योरी रख देंगे, ठीक है। अभी आज सिर्फ एक डेमो के तौर पे हम आप चीज ये आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन हम पांचों के पांचों सॉल्व करवाएंगे, मतलब 80 क्वेश्चन हर पेपर में है तो 5 पेपर है तो 400 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे टोटल। तो अभी हम 10 इस वीडियो में करवा रहे हैं। 390 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना मेरा काम है, परेशान मत होइएगा। लेकिन आप लोगों से एक रिव्यू चाहते हैं कि जो आज हम 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं समझ में आया कि नहीं आया, कि और डीप में जाके चीजें समझाएं, क्योंकि पेड कोर्स में तो हम चीजें करवाएंगे ही सब कुछ, लेकिन अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करवाना क्या और डीप में जाए और लंबा थोड़ा सा चीजें करें, कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीके से बताएं कि हर ऑप्शन को लेके बताएं कि आपको वो जो टेबुलर फॉर्म था कि सबको सारे ऑप्शन लिख के उसके बारे में बता के सिंगल सिंगल वो वाला टेबुलर फॉर्म में बताएं। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो जो कल आएगा उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे इस पेपर को, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जिनको कोर्स लेना है ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। मिलते हैं दोस्तों।